मुझे पर्सनली लगता है कि सीबीएसई वाले एफपीएस को देखकर पेपर बना रहे हैं। फंसना पक्का सीरीज का ऑरा ही अलग। हर सवाल का जवाब फंसना पक्का है। ये नहीं देखा तो क्या देखा। स्वागत है ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 क्वेश्चन आंसर सीरीज में। एक वीडियो को जब तुम खत्म करोगे तुम्हें लगेगा कि पूरा चैप्टर पढ़ लिया। हर एक क्वेश्चन, हर एक आंसर, हर एक डिटेल को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सीधे स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर वाली फंसना पक्का है सीरीज को गैदरिंग एंड हंटिंग के क्वेश्चन के साथ। अब क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछ सकता है कि हंटिंग गैदरिंग को एक्सप्लेन करो, अलग अलग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, या फिर ऐसे एक लाइन आ सकती है कि इट इज द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सप्लेन। अगर लाइन नहीं आती है तो यही तुम्हारा पहला पॉइंट बनेगा कि गैदरिंग एंड हंटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी नोन टू अस। हम सबसे पहले टाइम से, पुराने टाइम से सब्सिस्टेंस के लिए हंटिंग एंड गैदरिंग करते आ रहे हैं विथ डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट ओरिएंटेशंस। हो सकता है कि कोई सब्सिस्टेंस के लिए बस कर रहा है, हो सकता है कोई आउटपुट को बेचने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पूरे हम इस आंसर में देख रहे होंगे। सबसे पहली तो चीज आप याद रखेंगे, जहां पे हार्श क्लाइमेट होता है, जहां पे एकदम हॉट या फिर कोल्ड टेम्परेचर है, वहां पे लोग, जो सोसाइटीज के लोग थे, वो सर्वाइवल के लिए ये एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, गैदरिंग एंड हंटिंग। ये एक्टिविटीज जो प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं वो परफॉर्म करती हैं। एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आप मेंशन करके आएंगे, जो प्लांट्स और एनिमल्स को यूज करती हैं अपने फूड, शेल्टर और क्लोथिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए। अगला पॉइंट लिख के आएंगे कि इसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है। अब आगे बढ़ने के पहले एक बात सुन लो, इस पूरे चैप्टर के जो आंसर्स है उसमें ये की टर्म्स होंगे, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, किस पर्पज से किया जा रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना है, तो ये सारे आपको मेंशन करके आना पड़ेगा। आपका आंसर एक ज्योग्राफी स्टूडेंट का आंसर लगना चाहिए। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत लो है, यील्ड पर पर्सन भी बहुत लो है, बेसिकली लिटिल टू नो सरप्लस इज प्रोड्यूस्ड। इसलिए ये जो एक्टिविटी है मेजरली सिर्फ और सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए लोग करते हैं। एक सेकंड, लाइट ऑन नहीं करी है मैंने आज। इसलिए ये जो एक्टिविटी है सब्सिस्टेंस के लिए करी जाती है। फिशिंग के बारे में भी आप याद रखेंगे, जो फिशिंग है अभी भी कोस्टल एरियाज में फिशिंग लोग करते हैं, लेकिन इसमें मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के कारण बहुत मैसिव चेंजेस आए हैं। एंड कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि जो हंटिंग एंड गैदरिंग वाली एक्टिविटीज हैं ये एकदम से खत्म हो रही है। क्यों? पहली चीज, बहुत सारे जानवर हैं जो एक्सटेंट हो गए हैं, इंडेंजर्ड हो रहे हैं। इसके कारण हंटिंग को, जो इलीगल हंटिंग है, पोचिंग टर्म आप याद रखेंगे, इसको इंडिया जैसी कंट्रीज में बैन कर दिया गया है। एक चीज जो गैदरिंग है उसमें लोगों ने रियलाइज किया कि यार इससे अच्छे तो सब्स्टिट्यूट्स हमारे पास मार्केट में है। गैदरिंग वाज नॉट एज इकोनॉमिकली वायबल फॉर दीज पीपल एज बाकी एक्टिविटीज, एंड हेंस ये भी खत्म हो रहा है। अब ये वाली हंटिंग नहीं, अब हम बात करते हैं नोमैडिक पास्टोरलिज्म की, हर्डिंग की। अब जब लोगों ने रियलाइज किया कि यार हंटिंग गैदरिंग से अच्छा है हम पास्टोरलिज्म करते हैं, जानवर रेयर करते हैं, जानवर पालते हैं। अब इसमें हम नोमैडिक्स की बात करेंगे, अगले वाले क्वेश्चन में कमर्शियल लेवल पे जब होता है उसकी बात करेंगे। तो नोमैडिक हर्डिंग जो है ये भी एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी है। पहली चीज, इसमें जानवरों पे, एनिमल्स पे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, टूल्स और ट्रांसपोर्ट के लिए लोग डिपेंड करते हैं। ये रटने की जरूरत नहीं है, एक आध टर्म आगे पीछे हो गया, स्किप हो गया, चलेगा। अपने दिमाग से इसको आंसर करके आना। छिपकली निकली मेरे बाजू से, अच्छा हुआ दूर गई वरना अभी वीडियो पॉज हो जाती। अगला फीचर्स याद रखेंगे, जैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है नोमैडिक पैस्टोरलिज्म के फीचर्स, पहली चीज, ये जो नोमैड्स है, नाम से ही नोमैड्स है, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। किस चीज के लिए और क्यों? डिपेंडिंग अपॉन देयर लाइफ स्टॉक, उनके जानवर कितने हैं, कैसे हैं, एंड किस जगह पर पास्चर मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, उसके हिसाब से ये लोग मूव करेंगे अपने सारे लाइफ स्टॉक को लेके। हर एक जो नोमैडिक कम्युनिटी होती है कहाँ जाएगी? जो उनका वेल नोन एरिया है, जिसको उन्होंने अपना एरिया मान लिया है, उस पूरे एरिया में पास्चर के लिए अपने जानवरों को लेके, लाइफ स्टॉक को लेके घूमेगी। अब ये जो मूवमेंट है ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचेस में हो सकता है, प्लेन्स वाले एरियाज में, माउंटेनियस रीजन्स में ऊपर नीचे हो सकता है। यहां पे एक टर्म आता है ट्रांसह्यूमेंस। क्वेश्चन हो सकता है आपसे सब क्वेश्चन में पूछ ले, ऑल्सो डिफाइन ट्रांसह्यूमेंस, तो ये डेफिनेशन लिख के आना। जो माइग्रेशन का प्रोसेस है, जो मूवमेंट का प्रोसेस है, प्लेन से माउंटेन्स में समर के टाइम पे, और माउंटेन से प्लेन्स के पास्चर एरियाज में विंटर के टाइम पे, इसको हम बोलते हैं ट्रांसह्यूमेंस। अब इनमें कौन से जानवर पाले जाते हैं? डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट रीजन्स।
ट्रॉपिकल मतलब क्या होता है, बिटवीन द ट्रॉपिक्स, जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उसके बीच का जो पूरा एरिया है उसको हम ट्रॉपिक रीजन इस टर्म से डिफाइन करते हैं। इस चैप्टर में हजारों बार ये ट्रॉपिकल टर्म मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, उसी रीजन की हम बात कर रहे हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन में जो अफ्रीका के पार्ट्स हैं वहां पे कैटल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्टॉक। सहारा और एशियाटिक डेजर्ट्स में शीप, गोट, कैमल्स आर रेयर्ड एंड पेस्टोरल जो नोमैड्स होते हैं इनके बारे में भी याद रखना, इनका नंबर भी डिक्रीज कर रहा है। हो सकता है क्वेश्चन यही पूछे इनकी प्रेजेंट कंडीशंस के बारे में, बताओ कितना इनका नंबर है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, तो लिख देना कम हो रहा है। क्यों? दो फ्लोचार्ट आप बना सकते हो, एक ये रीजन। पहला रीजन है पॉलिटिकल बाउंड्रीज का आ जाना। अब इनको पॉलिटिकल बाउंड्रीज के विद इन कन्फाइंड होना पड़ेगा, जो नेशंस की बाउंड्रीज बनी है आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। दूसरी चीज, न्यू सेटलमेंट प्लान जो कंट्रीज ने स्टैब्लिश किए हैं। कई गवर्नमेंट्स ऐसी होती है जो इनको सेटल करने की भी कोशिश कर रही होती है, अपने सेटलमेंट प्लान्स इंट्रोड्यूस कर रही होती है, तो इसने भी इस एक्टिविटी करने वाले लोगों को लिमिट किया है। जो पास्टोरलिज्म है कहां कहां होता है, थोड़ा सा इसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। 3 मेजर रीजन है, उनकी हम बात करेंगे। पहला रीजन है हमारा जो अटलांटिक शोर्स, जो अटलांटिक कोस्टल एरियाज है हमारे नॉर्थ अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला से लेके राइट साइड में हमारे मंगोलिया और सेंट्रल चाइना तक, तो इस पूरे रीजन में होता है, पहली चीज। सेकेंड रीजन है हमारा तुंद्रा रीजन ऑफ यूरोप एंड एशिया, तो दूसरा रीजन हो गया। और तीसरा रीजन है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ वेस्ट अफ्रीका के स्मॉल एरियाज एंड आइलैंड ऑफ मेडागास्कर। ये 3 रीजन्स याद रखने पड़ेंगे, रिवाइज कर लेना। नोट्स हमारे यूज कर सकते हैं आप, हमारे फसना पक्का का पीडीएफ अगर आपके पास है या फिर आप लेते हैं तो उसको आप यूज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, एनालाइज द मेन फीचर ऑफ कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग। तो अब नोमैडिक हर्डिंग की बात नहीं कर रहे, कमर्शियल लेवल पे जो लाइवस्टॉक रेयरिंग हो रही है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग है, ये ऑब्वियसली कमर्शियल लेवल पे लार्ज स्केल पे प्रॉफिट के लिए होती है, तो इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये कैपिटल इंटेंसिव होती है, इसमें पैसा लगाया जाता है एंड ये एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है। जो कमर्शियल लाइवस्टॉक रेंचिंग, ये रेंचेस में परफॉर्म करी जाती है, मतलब क्या बड़े बड़े फील्ड में ये एक्टिविटी परफॉर्म करी जाती है। आपने वीडियोस देखी होंगी कभी ना कभी कि बड़ा सा फील्ड है, उसमें ऐसे फेंसेस लगे हुए हैं और शीप ही शीप है बहुत सारी, तो यही चीज की हम बात कर रहे हैं, यही चीज की वो वीडियोस है जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन बड़े बड़े फील्ड्स को, रेंचेस को डिवाइड किया जाता है पार्सल्स में, ये टर्म लिखना पड़ेगा। पार्सल्स में डिवाइड किया जाता है छोटे एरियाज में, जिनको फेंस किया जाता है जानवरों को रखने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। एंड पार्सल की जो कैपेसिटी होती है कि यहाँ पे इतने जानवर रखना है, उतने वहां पे रखे जाते हैं उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो बेसिकली समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज करके, साइंटिफिक नॉलेज का यूज करके हर एक चीज करी जाती है। अगली एक पॉइंट में यही चीज आप लिख देना, ये एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक गधा है, गधी है, घोड़ा है, नहीं, यहाँ पे अगर एक एनिमल को रेयर किया जाता है, जैसे कि शीप, तो सारे शीप रखे जाएंगे, कैटल तो सारे कैटल रखे जाएंगे। ऑब्वियसली इट मेक्स कंप्लीट सेंस। आप क्रॉप अगर उगा रहे हो कमर्शियल लेवल पे तो भी आप यही करोगे, एक ही उगाओगे ना, ऐसा थोड़ा ना कि इतने में अलग, इतने में अलग, इतने में अलग, नहीं। तो ये एक पॉइंट लिख के आना, शीप, कैटल, गोट्स, हॉर्सेस, ये मेन एनिमल्स है जिनको रेयर किया जाता है। लेकिन किस चीज के लिए? मीट के लिए, वुल के लिए, हाइड्स एंड स्किन के लिए। हाइड्स एंड स्किन क्या होते हैं? जो बड़े जानवर होते हैं उन्हीं के हम आउटर लेयर को हाइड्स बुलाते हैं, छोटे जानवरों के उसको स्किन बुलाते हैं। तो इन सब प्रोडक्ट्स के लिए इनको रेयर किया जाता है और इन प्रोडक्ट्स को, इन आउटपुट्स को वर्ल्ड मार्केट में बेचा जाता है। ये एक साइंटिफिक मेथड से करा जाता है, साइंटिफिक बेसिस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। मेन एम्फेसिस उनकी ब्रीडिंग पे, जेनेटिक इंप्रूवमेंट पे, डिसीज कंट्रोल पे और हेल्थ केयर पे दिया जाता है। और कहाँ कहाँ ये होता है? एग्जाम्पल्स है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पे सबसे ज्यादा इन रीजन्स में हमें कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग देखने को मिलती है। अब प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस पे हम वापस आ गए हैं। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में बताओ। तो पहला पॉइंट यही लिखना कि इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बुलाते हैं। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो ट्राइब्स इन ट्रॉपिक्स, अब ट्रॉपिक्स आप समझते हैं, स्पेशली इन अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, इन रीजन में परफॉर्म किया जाता है। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले जो लैंड एरिया है
जहां पे करना है उसको आग लगाई जाती है, तो उस आग से जो एशेस होते हैं उससे पोटैश सॉइल को मिलता है जिससे उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है और वहां पे उसके बाद कल्टीवेशन किया जाता है। इसको हम इस मेथड के कारण स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। पेड़ों को काटा जाता है, आग लगाई जाती है, फिर वहां पे कल्टीवेशन किया जाता है एंड उसके बाद कल्टीवेशन करने के बाद उस एरिया को कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे स्मॉल एंड जो पैचेस हैं वो स्मॉल होते हैं। कल्टीवेशन जो है वो प्रिमिटिव टूल्स जैसे कि स्टिक्स एंड होज, होज क्या होते हैं, होज होते हैं बेसिकली जो फावड़ा होता है ना उसको हम बोलते हैं, जिसको कुछ अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टर्म से बताया जाता है। अगर आपके एरिया में कुछ और बुलाया जा रहा है तो आप वो कॉमेंट में बता सकते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम 2 साल 4 साल 5 साल वहां पे कल्टीवेशन किया, फिर ऑब्वियसली वहां की फर्टिलिटी जब खराब हो गई तो उस एरिया को छोड़ के किसी और रीजन में चले गए और सेम प्रोसेस को फॉलो किया, सेम साइकिल को, कि पेड़ काटे, आग लगाई, कल्टीवेशन किया, फिर छोड़ दिया। तो ये जो साइकिल है इसको रिपीट किया जाता है एंड प्रॉब्लम इसकी यही है कि अब इसके कारण लॉस ऑफ फर्टिलिटी हो रही है और फिर उसको टाइम लगता है वापस से उस सॉइल को फर्टिलिटी रिगेन करने के लिए। आप कोई साइंटिफिक मेथड्स तो यूज नहीं कर रहे हो कि क्रॉप रोटेशन कर लो या फिर कुछ और कर लो, तो इसके कारण जो एरिया है वो लिमिट होता चला जाता है। जो साइकिल है इसको रिपीट करना डिफिकल्ट होता चला जाता है। अब याद रखेंगे सबसे पहले तो इसको अलग अलग रीजन्स में परफॉर्म किया जाता है, हर जगह पर अलग नाम से बुलाया जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में झूमिंग, सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा, इंडोनेशिया और मलेशिया में लडांग टर्म से बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अभी भी हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इसकी बात करना है, इसके 2 टाइप्स की बात करना है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है, एरिया छोटा है लेकिन वहां पे इंटेंसली कल्टीवेशन किया जा रहा होता है। ये हमें पॉपुलेटेड जो रीजन्स होते हैं जैसे कि मॉनसून एशिया, वो एशियन रीजन जहां पे मॉनसून के का यूज करके मेजरली क्रॉप्स उगाए जा रहे होते हैं, जहां पे मॉनसून हिट करता है। एंड इसमें 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं। पहला टाइप्स है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी, और अगला हम आगे वाले पेज में देखेंगे। अब जहां पे पैडी का, राइस के क्रॉप का कल्टीवेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं पैडी वाला इंटेंसिव कल्टीवेशन। तो पहला फीचर इसका यही हो गया। यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग्स है ऑब्वियसली इट इज स्मॉल, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हाई है इस हमारे इंटेंसिव वाले मेथड में ही। तो फैमिलीज जो है वो क्या करती है, अब क्योंकि सब्सिस्टेंस के लिए हो रहा है यहाँ पे फैमिलीज ही काम करेंगी, तो फार्मर्स अपनी पूरी फैमिली के लेबर का यूज करके यहाँ पे इंटेंसिवली लैंड को क्रॉप ग्रो करने की कोशिश करते हैं। मशीनरी और टेक्नोलॉजी का जो यूजेज है वो एकदम लिमिटेड है। एग्रीकल्चर जो है वो मैनुअल लेबर की मदद से किया जा रहा है। फार्म यार्ड मैन्योर यूज किया जाता है फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को मेंटेन कराने के लिए, और इस टाइप में yield per unit area is high but labor productivity is low। ये इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि yield per unit हाई है। ये तो कई लोग उल्टा लिख के चले आएंगे, क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि सब्सिस्टेंस वाले में नहीं हो रहा होगा, बट पॉइंट ये है ना कि यहाँ पे एरियाज बहुत छोटे हैं, और क्योंकि एरियाज छोटे हैं यहाँ पे yield पर एरिया थोड़ा सा बढ़ जाता है, एंड हेंस यील्ड पर यूनिट एरिया इसमें हाई है, बट लेबर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है एंड हेंस लेबर प्रोडक्टिविटी लो होती है। अगला है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स। पहले था पैडी, अब है अदर देन पैडी। तो क्योंकि हर जगह का रिलीफ, आपका हाइट ऑफ द लैंड, कुछ माउंटेनियस रीजन है, कुछ स्लोपी है, कुछ प्लेन्स हैं, क्लाइमेट, सॉइल और बाकी ज्योग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं वो अलग अलग है। हर जगह पर आप पैडी ग्रो नहीं कर सकते। तो अब हमें कौन से क्रॉप्स, वीट, सोयाबीन, बार्ले, सोरगुम। सोरगुम सुन के आपको लगेगा ये क्या नई चीज आ गई, सोरगुम हमारा प्यारा ज्वार ही है, ज्वार को हम सोरगुम बुलाते हैं, तो टेंशन नहीं लेना इसको देख के। अब इनका प्रोडक्शन हो रहा है नॉर्दर्न चाइना में, मंचूरिया में, नॉर्थ कोरिया में, नॉर्थ जापान में। इंडिया में जो वीट है ये वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में मिलेट उगाया जाता है, मिलेट्स को उगाया जा रहा है ड्रायर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में। जो हमारा सोरगुम है ये जाना जाता है कि ज्यादा जो ड्रॉट प्रोन एरियाज है वहां पे भी उगाया जा सकता है। तो ज्यादातर इस वाले टाइप के कल्टीवेशन के जो फीचर्स हैं उसके और इसके सिमिलर ही हैं, क्योंकि बस क्रॉप बदल रहा है, तरीका लगभग वही रहता है, एक्सेप्ट कि यहाँ पे इरिगेशन इज ऑफन यूज्ड।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको द ट्विन ब्रोस के प्रीमियम नोट्स चाहिए या फिर आपको चाहिए हमारी लेजेंडरी फंसना पक्का है के पीडीएफ जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQs उनके बोर्ड स्टाइल में आंसर्स मिल जाएंगे, ये दोनों चीजें आपको मिल जाएगी हर एक ह्यूमैनिटीज के मेजर सब्जेक्ट के लिए हमारे thetwinbros.in पे या फिर हमारे एप्लीकेशन से इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। एनालाइज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड। इस चैप्टर में ना आंसर लिखना बहुत इजी है, एग्जाम्पल थोड़े से रटने पड़ेंगे और हर एक चीज को समझना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी सी भले ही वीडियो बड़ी हो जाए, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही आपको टर्म दिखे तो आपको रटना ना पड़े, हर एक चीज आपको क्लिक हो गया, अरे यहाँ प्लांटेशन का मतलब ये होता है, ऐसे ऐसे किया जाता है, वो आपको समझ में आएगा ना, तो आपको आंसर लिखना एकदम ईजी लगने लगेगा। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है? ये मेथड जो था वो यूरोपियंस ने जब वर्ल्ड को कॉलोनाइज किया तो उन रीजन में प्लांटेशन बड़े बड़े फील्ड्स में अपने क्रॉप्स को उगाना चालू किया। तो इसमें फील्ड बड़ा होगा, एक क्रॉप उगाया जाएगा कमर्शियल यूजेज के लिए, खुद के लिए नहीं। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, मेनली प्रॉफिट ओरिएंटेड है। एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर में किसने इंट्रोड्यूस किया? यूरोपियंस ने अपने कॉलोनीज में जो कि ट्रॉपिक्स में सिचुएटेड थे उनमें इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया, जहां पे टी, कॉफी, कोको, रबर, कॉटन, पाम ऑयल, शुगर केन, बनानास, पाइनएप्पल जैसी चीजों को उगाया जा रहा था। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अंडरस्टैंडेबल हैं, एरिया बड़ा रहेगा, तो लार्ज एस्टेट मतलब वही हम उस लैंड की बात कर रहे हैं, तो एस्टेट्स जो है या फिर प्लांटेशन जो है वो बड़े रहेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हाई रहेगा क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल उसकी बात हो रही है। यहाँ पे नई चीज ये है कि आपको मैनेजमेंट स्टाफ की, टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन ऑब्वियसली रहेंगे, क्रॉप स्पेशलाइजेशन होगा, कोई एक क्रॉप पकड़ के उसको उगाया जाएगा, जैसे कि कमर्शियल लाइवस्टॉक भी देख लिया, कमर्शियल लाइवस्टॉक और कमर्शियल एग्रीकल्चर के आधे फीचर तो वही है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए? आप ब्रिटिश कॉलोनी, आप ब्रिटिश पावर हो, आपको किसी कॉलोनी में कुछ उगाना है तो आप क्या ढूंढोगे? आप ढूंढोगे कि भाई आपको सस्ती लेबर मिल जाए, आप ढूंढोगे कि ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम अच्छा मिल जाए, आप ढूंढोगे कि भाई फैक्ट्रीज जो है हमारे और मार्केट्स जो है हमारे, उनके साथ अपने प्लांटेशंस को लिंक किया जा सके ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। आज की डेट में अब इन प्लांटेशंस को जिन्होंने पहले कॉलोनीज ने स्टार्ट किया था, अब इनकी ओनरशिप किसके पास है? कंट्रीज के गवर्नमेंट्स के हाथ में चली गई है। एग्जाम्पल्स इसके आप याद रखेंगे कि जो फ्रेंच थे उन्होंने कोको और कॉफी प्लांटेशंस वेस्ट अफ्रीका में स्टार्ट किए, ब्रिटिश जो थे उन्होंने टी गार्डन्स, ये तो इजी एग्जांपल है, इंडिया और श्रीलंका में, रबर प्लांटेशन मलेशिया और शुगर केन, एंड बनाना प्लांटेशन वेस्ट इंडीज में स्टार्ट किए। स्पेनिश एंड अमेरिकन जो थे उन्होंने कोकोनट और शुगर केन प्लांटेशन फिलीपींस में बहुत हेविली इन्वेस्टमेंट करके वो किए। जो डच थे उनके पास एक टाइम पे शुगर प्लांटेशन इन इंडोनेशिया की कंप्लीट मोनोपोली थी। कॉफी फजेंडाज जो ब्राजील के हैं, दे आर स्टिल मैनेज्ड बाय द यूरोपियंस। एग्जांपल्स आप याद रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन सिर्फ यही पूछ ले तो ये आपको मेंशन करने पड़ेंगे। मेन फीचर्स ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड, तो ये यहाँ पे हमें क्या, अब देखो एक डिफरेंस इसमें क्या है, जो प्लांटेशंस थे वो हमारे कॉलोनाइजर्स ने कराए थे, अब हम बात करते हैं एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन की। तो यहाँ पे भी जो पर्पस है वो कमर्शियल प्रॉफिट निकालना है। कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन कहाँ पे हो रहा है? सेमी एरिड लैंड्स ऑफ द मिड लैटिट्यूड्स। फीचर्स क्या है? वीट इसका प्रिंसिपल क्रॉप है, अदर क्रॉप जैसे कि कॉर्न, भुट्टा प्यारा। क्या हम कमेंट सेक्शन में भुट्टे मेरी जान के लिए तारीफें कर सकते हैं? भुट्टा ही है जो है, भुट्टा सुप्रीम चीज है भाई। भुट्टा अगर इंडिया ना आया होता तो क्या होता मेरा बताओ? भुट्टा हो गया, बार्ली, ओट्स भी सुप्रीम है, ओट्स हो गया, राय हो गया, ये ग्रो किए जाते हैं, बट वीट हमारा मेन है। जो साइज ऑफ द फार्म है कमर्शियल में हमेशा ही ज्यादा देखने को मिलेगी, तो ज्यादा होती है। एंड ऑपरेशन ऑफ कल्टीवेशन जो है उसमें हमें मशीनरी का यूजेज देखने को मिलता है, चाहे प्लाउइंग चाहे हार्वेस्टिंग हो, मैकेनाइज्ड ये सिस्टम्स हो चुके हैं। जो यील्ड पर एकड़ है ये लो है क्योंकि बहुत बड़े बड़े फील्ड होते हैं ना, लेकिन जो यील्ड पर पर्सन है वो बहुत हाई होता है क्योंकि मैकेनाइजेशन यहाँ पे हो चुका है, मशीनरी ज्यादा यूज की जाती है, लोग कम होते हैं, एंड हेंस यील्ड पर पर्सन हाई होता है। यहाँ पे क्योंकि सिस्टम मैकेनाइज्ड है, यहाँ के जो कंबाइन क्रूज, बेसिकली जो हार्वेस्टर चलाने वाले लोग हैं, जो हमारे टूल्स का यूज करने वाले जो लोग हैं, वो लोग बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एरियाज में, बहुत सारे हेक्टेयर्स में एक सिंगल डे में हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये कहां पे हो रहा है? ये यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया की स्टेप रीजन में, कनाडा
और अमेरिका के प्रेरीज में, पाम्पास ऑफ अर्जेंटीना में, वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलियन डाउन्स एंड द कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ द न्यूजीलैंड। इतने सारे अलग अलग प्रेरीज और पाम्पास, ये सारे टर्म क्या हैं? बेसिकली यहाँ के जो ग्रासलैंड्स हैं अलग अलग रीजन्स के, उनके लिए टर्म्स है, उनके लिए हम ये टर्म्स यूज कर रहे हैं। तो इन सारे रीजन्स में ये चीज होती है। एनालाइज द मेन फीचर्स ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग इन द वर्ल्ड। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है? ये वो टाइप का एग्रीकल्चर है जो हमें हाईली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप हो गया, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका हो गया, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया हो गया, टेम्परेट लैटिट्यूड ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट्स हो गया, इन रीजन्स में, डेवलप्ड पार्ट्स में मिक्स्ड फार्मिंग देखने को मिलता है। मिक्स्ड फार्मिंग के फीचर्स क्या हैं? यहाँ पे मॉडरेट साइज के लैंड होते हैं, जो क्रॉप्स हैं वो है व्हीट, बार्ले, ओट्स, राय, मेज, फॉडर एंड रूट क्रॉप्स। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये मिक्स्ड फार्मिंग है, इसमें प्लांट्स के साथ एनिमल रेयरिंग भी करी जाती है। तो यहाँ पे इसलिए हमें फॉडर भी उगाना पड़ता है। फॉडर क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिक्स्ड फार्मिंग में एनिमल्स भी हैं। यहाँ पे क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग जैसी जो टेक्निक्स है इनको यूज किया जाता है सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे क्रॉप कल्टीवेशन को, एनिमल हस्बेंड्री दोनों को एम्फेसाइज किया जाता है। इसलिए कैटल, शीप, पिग, पोल्ट्री, ये सारे जो एनिमल्स हैं ये एक्स्ट्रा इनकम और मेन इनकम कई बार प्रोवाइड कर रहे होते हैं अलोंग विथ क्रॉप्स। इसका फायदा ये है, पहली चीज तो याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे ज्यादा होता है, मशीनरी यहाँ पे यूज करी जाती है, एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स किया जाता है। एंड फायदा इसका ये है कि इवन दो जब क्रॉप से आपको अर्निंग नहीं हो रही, वो सीजनल काम है, एनिमल्स फिर भी आपके पास है, तो दोनों का यूजेज यहाँ पे किया जाता है। एंड फार्मर्स की स्किल और एक्सपर्टीज भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। डेयरी फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड मेनली नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स। एक्सप्लेन। क्वेश्चन या फिर डायरेक्टली आ सकता है कि डेयरी फार्मिंग को एक्सप्लेन करो, तो ये आपका एक पॉइंट भी बन जाएगा। डेयरी फार्मिंग एक एडवांस एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ मिल्क एनिमल्स मतलब जो दूध देने वाले एनिमल्स है, उनकी रेयरिंग हम करते हैं डेयरी फार्मिंग में। अगर आपका एग्जाम कल है और आज इस वीडियो को देख रहे हो तो 10 सेकंड स्किप कर दो। जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है उन लोगों को ही दूध से सबसे ज्यादा प्यार होता है। मेरे एक दोस्त है लैक्टोज इंटॉलरेंट, हर तीसरे दिन दूध पी ले। क्यों पीना है? मुझे नहीं है, मैं नहीं पी रहा दूध। क्यों पीना है किसी को दूध? लेकिन नहीं, जिसको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है दूध पी के, हर तीसरे दिन वो दूध पिएगा और बीमार पड़ेगा। पता नहीं क्या शौक है लोगों के, पर चलो इंपॉर्टेंट था ये टाइम पास करना, क्योंकि मुझे भी समझ में आ रहा था कि थोड़ा सा रिपीटेड आंसर्स देख देख के तुम बोर हो रहे थे और मैं भी बोर हो रहा था। इट इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव। क्या हम बात कर रहे हैं हमारे डेयरी फार्मिंग की? कैपिटल इंटेंसिव होता है, आपको बहुत सारी चीजें, एनिमल शेड्स, स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर फॉडर, फीडिंग एंड मिल्चिंग के लिए मशीन्स एंड बहुत सारी चीजों पे खर्चा करना पड़ता है। हेंस कॉस्ट हाई है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पे कैटल ब्रीडिंग पे, हेल्थ केयर पे, वेटरनरी सर्विसेज पे काफी फोकस किया जाता है। एंड अगेन काफी ज्यादा खर्चा होता है। लेबर इंटेंसिव भी है, लेकिन ये क्यों? क्योंकि आपको हर एक चीज के लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी। आपको जानवरों की फीडिंग करना है, मिल्चिंग करना है, केयर करना है, उसके लिए चाहिए। एंड इसका कोई ऑफ सीजन नहीं है, तो लेबर को काम भी ज्यादा होता है। क्रॉप रेजिंग के साथ ऐसा नहीं होता है, एग्रीकल्चर सीजन स्पेसिफिक काम होता है, लेकिन गाय सीजन स्पेसिफिक नहीं होती। इट इज मेनली कहां पे? अर्बन और इंडस्ट्रियल एरियाज के पास प्रैक्टिस किया जाता है। ये भी एक फीचर आप भूलोगे अगर याद नहीं रखोगे अच्छे से तो। क्यों? रीजन समझो। क्योंकि ये वो रीजन्स हैं जो डिमांड करते हैं मिल्क की, फ्रेश मिल्क चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट चाहिए, इसलिए इनके पास इन सेंटर्स को बनाया जाता है ताकि इनको इस मार्केट को प्रोवाइड किया जा सके। इसलिए इनको ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन, पास्चराइजेशन और बाकी जो प्रिजर्वेटिव प्रोसेसेस हैं उनकी इंपॉर्टेंस इनको वैल्यू करनी पड़ती है, उनका यूजेज इनको करना पड़ता है डेयरी प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए। एग्जांपल्स, जो मेजर रीजन्स हैं, जो लार्जेस्ट रीजन है हमारा ये करने वाला, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप और सेकेंड इज कनाडा। ऑल्सो जो थर्ड बेल्ट है साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया वाला पूरा हमारा रीजन। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। अब मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर थोड़ा नया नया टर्म आया है, ये क्या है, क्यों है, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले याद रखो, इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर। मेडिटेरेनियन ये वो एग्रीकल्चर है जो किया जाता है, मेडिटेरेनियन रीजन जो है ना हमारा, अफ्रीका और यूरोप के वो बीच वाला, जो रोमन एम्पायर में क्लास 11th के हिस्ट्री के बच्चों ने पढ़ा है, उस पूरे रीजन में जो टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेयर है, उस जो कंडीशंस है,
वो कंडीशंस वाला जो एग्रीकल्चर है उसको हम बोलते हैं मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। तो ऑब्वियसली मेडिटेरेनियन सी वाला जो पूरा रीजन है, उसके ऊपर नीचे साइड वाला रीजन पूरा, वहां पे तो प्रैक्टिस करा ही जाएगा। तो यूरोप एंड इन नॉर्थ अफ्रीका फ्रॉम टूनिशिया टू अटलांटिक कोस्ट, पूरे अफ्रीका के रीजन में, हमारे कैलिफोर्निया के रीजन में, सेंट्रल चिली के रीजन में, साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका हो गया हमारा, साउथ एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो गया हमारा। तो ये सारे रीजन है जहां पे किया जाता है। तो सिर्फ मेडिटेरेनियन रीजन में होता है ये लिख के मत आ जाना, वहां के जैसी कंडीशंस जहां पे भी मिल रही है हमें अलग अलग पार्ट्स में, वो भी लिख के आना। ये टाइप ऑफ एग्रीकल्चर सिट्रस फ्रूट जो हमारे होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे विटीकल्चर क्या होता है, एमसीक्यू में आ सकता है। ग्रेप कल्टीवेशन को हम विटीकल्चर बोलते हैं, वो मेडिटेरेनियन रीजन की स्पेशलिटी है। यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी वाइन्स, अगेन 11th क्लास के बच्चों ने पहले ही पढ़ रखा है वाइन्स, तो ये लोग हर जगह पर पी ही रहे थे। तो बेस्ट क्वालिटी वाइन्स यहाँ से एसोसिएटेड है, जिनका फ्लेवर और जिनका क्वालिटी बहुत हाई होता है। तो बेस्ट क्वालिटी वाइन जरूर मेंशन करके आना। अब वाइन बनती है ग्रेप से, लेकिन जो इंफीरियर ग्रेप्स होते हैं उनको ड्राई करके रेजिन बना लिया जाता है, या फिर करेंट्स। रेजिन मतलब जो बड़े होते हैं उनका रेजिन बनता है, उनको ड्राई करके। जो छोटे ग्रेप्स होते हैं उनको ड्राई करके जो बनता है उसको हम बोलते हैं करेंट्स। दिस रीजन ऑल्सो प्रोड्यूसेस, अब ये तो याद रखना ही, लेकिन ऑलिव्स और फिग मतलब अंजीर, इनको भी प्रोड्यूस करता है। एंड मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के सबसे वैल्यूएबल जो क्रॉप्स हैं वो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह। इनकी बात ये है ना कि जब ये प्रोड्यूस करते हैं विंटर्स के टाइम पे, तो यूरोपियन रीजन में, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में इनकी डिमांड बहुत हाई होती है, तो इनको प्रॉफिट उससे बहुत होता है। अगला क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है वैसे तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो जो हो सकता है कर दो भाई, करना पड़ेगा भाई। वीडियो अच्छी लग रही है अगर तुमको, तो नहीं लग रही तो क्यों देख रहे हो इतनी देर तक। चलो, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर स्पेशलाइज इन द कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स जस्टिफाई द स्टेटमेंट। मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर होता क्या है? मार्केट गार्डनिंग मतलब मैं अगर अर्बन सेंटर के लिए किसी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ग्रो कर रहा हूं तो उसको बोलेंगे मार्केट गार्डनिंग। हॉर्टिकल्चर थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म है। हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स और फ्लावर्स और वेजिटेबल्स इन सबका वो प्रोडक्शन आता है। मार्केट गार्डनिंग अर्बन एरियाज के लिए होता है, हॉर्टिकल्चर स्मॉल से लेके लार्ज, पर्सनल यूज से लेके कमर्शियल यूज, किसी के लिए भी। अगेन ब्रॉडर टर्म है थोड़ा सा, लेकिन दोनों में हम क्या उगाएंगे? वेजिटेबल्स उगाएंगे, फ्रूट्स उगाएंगे। तो उसके फीचर्स हम देख लेते हैं। अब ये जो है कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स करता है। वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स उगाए जाते हैं अर्बन मार्केट के लिए। ये आप याद रखेंगे, मेन फीचर है हमारे मार्केट गार्डनिंग का। फार्म जो है वो स्मॉल होते हैं। वैसे ये जो डिटेल है मेजरली हम मार्केट गार्डनिंग की बात कर रहे हैं। तो हॉर्टिकल्चर उसमें ये सारी चीजें तो आती है, लेकिन वो थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म है, तो बाकी चीजें भी आ जाती है। बट अब फार्म जो है वो स्मॉलर है, और किसके पास होते हैं? अर्बन एरियाज के पास होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे अच्छे होते हैं, ताकि यहाँ से अर्बन सेंटर तक ट्रांसपोर्ट चीजों को किया जा सके। अर्बन सेंटर्स ही क्यों? क्योंकि हाई इनकम ग्रुप्स होते हैं जो इनके लिए अच्छा मार्केट बनते हैं। तो ये जो होते हैं वो लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। यहाँ पे इरिगेशन का यूज, HYV सीड्स का यूज, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ग्रीन हाउस, आर्टिफिशियल हीटिंग इन कोल्डर रीजन, इन सारी चीजों का यूज किया जाता है। इस टाइप के एग्रीकल्चर को कहाँ डेवलप किया गया है? डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलप किया गया है। नॉर्थ वेस्ट यूरोप के, नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एंड मेडिटेरेनियन रीजन्स के, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है जो इनके लिए अच्छी मार्केट है। द नीदरलैंड जो है वो स्पेशलाइज करता है फ्लावर्स एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में, स्पेशली ट्यूलिप्स। इनके जो ट्यूलिप्स है ये मेजर सिटीज ऑफ यूरोप तक बेचे जाते हैं। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब यहाँ पे आपको कोऑपरेटिव का क्वेश्चन दिख रहा है, कलेक्टिव को भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। मेजर चांसेस है कि कोऑपरेटिव का क्वेश्चन ही आएगा। अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स, जब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का बना लेते हैं कि भाई चलो अपन एक सोसाइटी बना लेते हैं, सब अपने रिसोर्सेस पूल इन करेंगे, मिलके काम करेंगे, मिलके प्रोडक्ट्स बेचेंगे, तो इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। इससे होता क्या है और क्यों ये करते हैं, इसके फीचर्स क्या है उसको सुन लो। पहली चीज इसका फीचर ये है, जो इंडिविजुअल फार्म्स है, मैंने और उसने हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे फार्म्स इसके पास चले गए, सबका फार्म एक हो गया। नहीं, मेरा फार्म मेरा ही रहेगा, इसका ही रहेगा, इसका ही रहेगा, लेकिन
सारा जो इनपुट है, जो आउटपुट है, उसको हम शेयर करेंगे। तो फार्म जो है दे रिमेन इंटैक्ट, लेकिन कोऑपरेटिव में ये लोग आ जाते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो फार्मर्स को सारा जो इनपुट है वो प्रोक्योर करने में, अगर सब लोग मिलके खरीदने जाएंगे कि भाई हम सबको चाहिए तो अपना पैसा लगा दिया, हमने मिलके खरीद रहे हैं, तो सस्ता भी मिलेगा, उसकी प्राइसिंग सेट करना इजी हो जाएगा, आप अच्छे सस्ते दाम में चीजें खरीद पाओगे और महंगे दाम में अच्छे दाम में बेच पाओगे। तो ये चीज होती है। आप प्रोसेसिंग ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट चीपर रेट्स, मतलब अगर आपने शुगर केन बनाया, उसे शुगर बनानी है, तो वो आप जब इतना सारा शुगर केन होगा तो सस्ते में करा पाओगे। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं, अपने वर्ड्स में लिख के आना। जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है ये over a century ago started in and successfully ran in Western European countries like Denmark, Netherlands, Belgium, Sweden, Italy etc. जहां पे अच्छे से चल रहा है। डेनमार्क अलग से लिख के आना और लिखना कि ये जो मूवमेंट है ये इतना सक्सेसफुल है यहाँ पे कि ऑलमोस्ट सारे जो मेंबर्स हैं, सारे जो फार्मर्स हैं वो कोऑपरेटिव्स के भी मेंबर्स हैं। अब मैंने बोला कलेक्टिव के बारे में मैं बता दूंगा। कलेक्टिव में क्या होता है, अब अगेन वहां पे भी हमें सबका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, लेकिन वहां पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल फार्म्स है वो इंडिविजुअल्स के ही रह रहे हैं, लेकिन वहां पे ऐसा होता है कि लेट्स से जैसे यूएसएसआर का एग्जांपल आप याद रखेंगे कि वहां पे जो स्टेट है उसके पास पूरा लैंड है, आपका खुद का इंडिविजुअल लैंड नहीं है, स्टेट के पास पूरा लैंड है, आप लोग सारे लोग मिलके वहां पे शेयरिंग कर रहे हो, काम इनपुट वगैरह दे रहे हो। तो बेसिकली वो एक अलग मॉडल है जहां पे आपका लैंड खुद का नहीं बचता है, जो प्राइवेट ओनरशिप है वो खत्म हो जाती है। लेकिन लिख के आ जाना कि यूएसएसआर का जो अटेम्प्ट्स थे वो उतने सक्सेसफुल नहीं थे, वो उतने अच्छे से उस चीज को नहीं चला पाए। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनिंग एंड इवेल्युएट द फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटी। माइनिंग का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले यही पॉइंट बना के आना कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को माइनिंग ने बहुत इंपैक्ट किया है। मिनरल्स की डिस्कवरी ने बहुत अलग अलग चीजों को शेप किया है। हमारे जो एजेस हैं, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, ये दिखाते हैं कि मिनरल्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा ह्यूमंस के लिए रही है। द यूज ऑफ मिनरल्स इन एंशिएंट टाइम्स किस चीज के लिए होता था, यूटेंसिल्स या फिर वेपन्स बनाने के लिए। लेकिन एक्चुअल डेवलपमेंट जब मिनरल्स का हुआ, जब माइनिंग का एक्चुअल डेवलपमेंट हुआ, वो हुआ इंडस्ट्रियल यूज में, जब हम मिनरल्स को लेके आने लगे उसके बाद। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इसका यूजेज जो था वो बढ़ा और माइनिंग को बहुत ज्यादा एक बूस्ट मिला। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग माइनिंग? सबसे पहले तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ माइनिंग ऑपरेशंस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। पहला फैक्टर है फिजिकल फैक्टर्स की साइज, ग्रेड और मोड ऑफ अकरेंस क्या है आपके डिपॉजिट्स का, किस अमाउंट में मिल रहे हैं, कौन सी क्वालिटी के मिल रहे हैं, किस तरीके से मिल रहे हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। दूसरी चीज इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे कि उस मिनरल जो आपको मिला है उसकी डिमांड कितनी है, टेक्नोलॉजी कितनी अवेलेबल है एंड यूज हो रही है, या फिर कैपिटल कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, लेबर और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के लिए। तो ये फैक्टर्स है जो माइनिंग को इम्पैक्ट करते हैं। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। साइनिंग ऑफ, देव टेंगुरिया, बाय बाय। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।